सबसे लेटेस्ट आपने जो ये फ्रॉड देखा है वो कौन सा देखा है, उसका किस्सा बताइए जरा। अभी मैं नागपुर कमिश्नरेट ट्रेनिंग देने गया, तो डॉक्टर रविंदर सिंघल जी हैं कमिश्नर। तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम लोग सारे जो साइबर सेल थे उनके ACP, इंस्पेक्टर, IOs वगैरह बैठ गए। तो उनके संग में जो कंटेम्प्रेरी अभी केसेस आए हैं उनको डिस्कस कर रहा था कि क्या मोडस ऑपरेंडी है और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हें एक केस बताया, बोले साहब आजकल एक बड़ी कंप्लेन आ रही है कि फ़ोन चोरी होता है और UPI से पैसे निकल जाते हैं। तो हमने ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं साहब, हो रहा है। फ़ोन जैसी चोरी हुआ 15-20 मिनट में UPI से पैसे निकल गए सारे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आईफोन के संग भी बोल रहा। हाँ बोले आईफोन के संग भी हो रहा है, आईफोन चोरी होता है पैसे निकल जाते हैं। तो आइडियली आप सोचिए, हम दोनों बैठ के सोचते हैं कि भाई फ़ोन चोरी हुआ तो उसको पहले तो फ़ोन को अनलॉक करना है, उसका पिन पता होना चाहिए। हो सकता है वो फेशियल हो, बायोमेट्रिक हो, आजकल तो सारे फ़ोन में है। फिर उसको UPI का पिन चाहिए। जब तक वो 2 लेयर क्रॉस नहीं करेगा वो पैसे कैसे निकाल रहा है? तो सोचो पैसे कैसे निकल रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट है, ये किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला क्योंकि अभी पिछले हफ्ते का 4 दिन पहले का डिस्कशन है। तो मैंने थोड़ा गूगल किया, निकाला कि कैसे हो सकता है। तो पता पड़ा कि UPI आप फीचर फोन में भी कर सकते हैं। फीचर फोन मतलब कीपैड फोन जो होते हैं, अच्छा कीपैड, जो स्मार्ट नहीं है, जो स्मार्टफोन नहीं है, जो पहले फोन आते थे ना, आज भी चलते हैं, उसमें भी UPI पेमेंट का ऑप्शन होता है। तो उसके लिए आपको *99# करके कोई MMI कोड है वो डायल करना होता है। तो आपको एक मेनू ऑप्शन खुल जाता है एंड देन यू कैन टाइप अमाउंट एंड द डेस्टिनेशन नंबर, जहां पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये फैसिलिटी है NPCI देता है। तो आपका सिम डाला और वो फीचर फोन के थ्रू ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपका UPI पिन कैसे पता उसको? UPI पिन तो तब भी मांगेगा, चाहिए ना। फोन की जरूरत नहीं है लेकिन पिन UPI की तो चाहिए ना। तो उसी ऑप्शन में UPI पिन रीसेट करने का भी ऑप्शन होता है। ओके, तो आप रीसेट कर सकते हो बिना पिछला UPI पिन डाले, बिना पिछले UPI पिन। लेकिन उसके लिए एक और चीज वो मांगता है जो मैं नहीं बताऊंगा, वरना ये चीज मिसयूज होने लगेगी। देयर इज अ ट्रिक टू बाईपास दैट, बट वो है पॉसिबल। और उस वजह से चूंकि उन्होंने सीख लिया, वो रेडी होते हैं उस चीज को लेकर, तभी तो वो इतनी जल्दी निकाल लेते हैं। बट ये चीज लोगों को नहीं पता कि आपका सिम अब इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप करें क्या बचने के लिए? आप अपने सिम पर एक लॉक लगा दें। आपके फोन के अंदर एक ऑप्शन होता है सिम लॉकिंग का, जिसमें आप सिम के ऊपर पिन लगा सकते हैं। अब यदि वो सिम किसी दूसरे फोन में इस्तेमाल होगा तो पहले सिम को अनलॉक करना पड़ेगा। ओके, ये कहाँ पे होता है? सेटिंग्स में होता है। सिम सेटिंग्स में जाके आप सिक्योरिटी के अंदर, एडवांस सिक्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पे सिम लॉकिंग का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपसे एक पिन मांगा जाएगा PU के जो इंक्रिप्शन के थ्रू, और वो आपका सिम सेफ हो गया। ऑल्टरनेटिवली आप eSIM यूज कर सकते हैं, क्योंकि eSIM स्वैप नहीं हो सकता कि आपने निकाल के दूसरे में डाला, वैसा तो नहीं होगा ना। तो eSIM इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरा कि आप अपने फोन पर जब OTP आता है तो लॉक मोड में SMS विजिबिलिटी डिसेबल कर दें, क्योंकि आपका फोन लॉक है, मैं अनलॉक नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं OTP देख सकता हूं क्योंकि वो फ्लैश कर जाता है ऊपर। तो फोन चोरी हुआ और मैंने कोई OTP मंगाया और वो दिख रहा है तो भी रिस्क है ना। तो अच्छा ये रहेगा कि आप सेटिंग्स में जाके लॉक मोड में SMS विजिबिलिटी डिसेबल कर दें। ये 3 सेटिंग करें, या तो eSIM ले लें, या सिम पे पिन लगा दें, फिजिकल सिम ही रखना है, और तीसरा आप लॉक मोड में SMS विजिबिलिटी, वो भी SMS सेटिंग्स में जाके मिल जाता है। तो आपके ये वाले केसेस से बच गए जो बड़ा कॉमन है कि फोन चोरी होता है और गया पैसा, तो आप तो गए यार, ये क्या बात हुई? नहीं, और मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे अभी ये सोच रहा था कि इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बने फिर भी आतंकी बनना था तो क्या ही किया जीवन में। मैं सोचता हूँ ये लोग इतने हुनरमंद हैं अगर, कि इतने ट्रिक्स निकाल ले रहे हैं कि कैसे लूटना है, तो भाई इतना दिमाग ऊपर वाले ने दिया तो कहीं और लगा लेते अच्छी जगह दिमाग लगाते ना सर, तो इतनी आसानी से पैसा नहीं आता है। मैं लगा रहा हूँ ना अच्छी जगह। लेकिन अमित भाई, आप जब ऐसे क्रिमिनल से मिलते हैं, आप मेरी लाइफस्टाइल देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि लेकिन जब आप ऐसे क्रिमिनल से मिलते हैं, आपको सबसे कॉमन चीज क्या दिखी उनमें कि जो उनको ड्राइव करती कि इस तरह का फ्रॉड लोगों से करें? एक तो पैसा है, इजी मनी। हाँ, और ये चीज नहीं है कि सारे इतने स्मार्ट है, वहां पर ट्रेनिंग चल रही है प्रॉपर। क्या आप लूटिए, फिर हम आपको नए अटैक वेक्टर मतलब तरीके बताएंगे और उसके बाद उसमें से इतना हिस्सा लीजिए। सो इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज सिस्टम। पहले तो हम ये ना माने कि ये 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग बैठ के कर रहे हैं। इस सिस्टम में लाखों लोग इन्वॉल्व हैं और इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व हैं,
और जो मास्टरमाइंड है उन तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो तो दुबई, सिंगापुर, यूके में बैठ के ऐश कर रहे हैं, वो तो रॉल्स रॉयस चला रहे हैं। ऐसे वाले 1 लाख करोड़ तक का क्राइम इंडिया से हर साल 1 लाख होता है। करोड़ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो 22,000 करोड़ का है। 3,000 करोड़ का तो सिर्फ डिजिटल अरेस्ट हुआ है पिछले 6 महीने में। 3,000 करोड़ का। तो आप मानिए ना ये स्केल क्या है। ये मतलब ये तो वो डिजिटल अरेस्ट होगा जो हमको पता चल जो तो पता है, ये तो ऑफिशियल है ना। 22,000 करोड़ ऑफिशियल है ना। मैं तो बता रहा हूँ कि हर क्राइम रजिस्टर भी नहीं हो रहा, हर कंप्लेंट एफआईआर में कन्वर्ट भी नहीं हो रही, तो एनसीआरबी के पास वो रिकॉर्ड है भी नहीं। लेकिन जब एक केस हुआ ना कि हमने लाओस से 150 लोग, 156 लोग रेस्क्यू कराए जॉब के नाम पर, यहाँ के यूथ को इंडोनेशिया, म्यांमार और लाओस वगैरह ले जाया गया, थाईलैंड का जो बॉर्डर है, और वहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर दोनों देशों की कंट्रोल नहीं है, पर वहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पर इलीगल चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर जो घर हैं वहाँ पर इन लोगों को ले जाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, खाना नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। आप वीडियो देखिए यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और उनको टॉर्चर करके उनको टारगेट दिया जाएगा कि इतना लूटिए लोगों को। वहाँ कॉल सेंटर चल रहे हैं, स्टारलिंक से इंटरनेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि यदि लोकल गवर्नमेंट नहीं दे रही तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों के पास। इंडिया से 156 लोग रेस्क्यू हुए थे, और उसमें जो उनकी जो कहानी सुनी, अभी जब मैं गया सोनभद्र ट्रेनिंग देने, तो वहाँ एक ऐसा लड़का आया था जिसके संग ऐसा हुआ था, तो उसने पूरा डिटेल बताया कि कैसे 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 हुआ। इट वॉज सो हॉरिफाइंग, और ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, सब कुछ था, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसी बेस पे उसको सेलेक्ट भी किया होगा। पर वगैरह हमें तो एक पल भी लगा था कि हम कभी जिंदा बचेंगे नहीं। मतलब जिस कंडीशन में मैं रखा गया था कि पेशाब करने नहीं जाने देना, फिर इलेक्ट्रिक शॉक भी देना, और बोले एक लेवल पे गिव अप ही करते हो, आपकी जो करना है करा लो हमसे, फिर तो आप मैकेनिक हो जाते हो। बोले यदि नहीं आती एमईए जो भारत सरकार ने रेस्क्यू किया तो हम मर जाते। और वहाँ पे लड़कियाँ भी थीं, लड़के भी हैं, मतलब हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन। ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो ईजी जॉब, बाहर की जॉब के चक्कर में फंस रहे हैं। अभी दुबई में ऐसे केसेस आए। रेड एफएम में एक मेरा जब चूंकि शो आता है तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन में बंदा है, उसका मुझे कॉल आया कि अमित जी, मेरा एक कोई रिलेटिव है, कानपुर से वो गया था दुबई नौकरी करने ड्राइवर की, और वहाँ उसको कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया, वो करना नहीं चाहता, उसको मारते हैं और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया, और अब तो मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा उससे, और हम बहुत घबराए हुए हैं कि कुछ हो जाएगा, उसको ढूंढवाइए। तो मैंने एमईए के ज्वाइंट सेक्रेटरी को फ़ोन किया, तो उन्हें काम ढूंढते हैं, उसकी डिटेल दे दिया। फिर 2 दिन बाद उन्होंने ट्रेस कर लिया उसको, उसकी वीडियो कॉल आई, उसको लेकर एम्बेसी आ गए, भारतीय दूतावास। 10-15 दिन में हम उसको लेके वापस आ गए। पर ये कोई एक केस थोड़े ना होगा, हमने एक को बचाया, हजारों लोग जाते हैं। सही बात है। हमने 156 को रेस्क्यू किया, हो सकता है लाखों लोग गायब हैं, हमें नहीं पता। अमित भाई, इसमें एक चीज़ और बताइए जो कई बार लोगों के मन में भी आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फलाने अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, या किसी तो अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो अकाउंट क्यों नहीं ट्रेस हो पाता है? क्योंकि वो म्यूल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट? म्यूल। अच्छा। अब म्यूल अकाउंट क्या होता है? मैं 2-3 तरीके से म्यूल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। पहला है कि कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनको इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा कि पैसा कमाना है आसानी से। हाँ साहब, सबको कमाना है, तो आपके अकाउंट में अभी 50,000 रुपये आएगा, एक बंदा आएगा, उसको 48,000 कैश निकाल के दे देना, 2,000 तुम्हारे। हाँ ठीक है, क्यों? टैक्स बचाने के लिए। लॉजिकल लगता है उसको, वो पार्ट का गेम, उस गेम का पार्ट बन जाता है। 2-3 महीने तो ये गेम चलता है, फिर तीसरे दिन पुलिस आके उसको पकड़ती है, और उसको पता ही नहीं होता कि ये पैसा ले कौन जा रहा था, क्योंकि हर बार नए बंदा आता है, नई लोकेशन पर बुलाया जाता है, उसको कुछ नहीं पता। अच्छा, जो पैसा भी लेने आता है वो भी उनका हैंडलर ही होता है, उसको भी नहीं पता कि पैसा जा कहाँ रहा है। वो भी 500,000 के लिए जाता है कि पैकेट ले आना, पैकेट देना, ऐसे करके चल रहा होता है। नेटवर्क चल रहा है, ऐसा नेटवर्क चल रहा है। दूसरा होता है कि आपको पता नहीं और आपके नाम से बैंक अकाउंट खुल जाएगा, बैंक की इन्वॉल्वमेंट के संग वो खुल रहे जा रहे हैं, और पूरी किट बिकती है 10,000 15,000 में कि ये किट है, ये सिम कार्ड है, ये बैंक अकाउंट है, आप यूज़ करो, इस पर OTP आएगा, ये इसके लॉगिन पासवर्ड है, जो भी पैसा इलीगल मंगाना है मंगाओ। तो जब हमारे पास केस आता है नॉर्मली, और लोग कहते हैं सामने अकाउंट में ही तो पैसा डाला है, आप ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि जैसे हम उस अकाउंट का KYC निकलवाते हैं, वो उड़ीसा के किसी किसान के नाम पे निकलता है, उसको उठा के क्या कर लेंगे, हम उसको पता ही नहीं उसके नाम पे अकाउंट चल रहा है। सिम कार्ड का KYC निकलवाते हैं, वो वेस्ट बंगाल के किसी सब्जी वाले का निकलता है, उसको उठा के क्या कर लोगे तुम? तो ये पूरी किट उसको दिल्ली में बेची गई, या अलवर में बेची गई, या मेवात में बेची गई, या नूह में बेची गई, या जामताड़ा बेची गई, या औरंगाबाद में बेची गई। वहां पर वो किट लेकर अब दूसरी पार्टी आती है। तो एक पार्टी है जो
फर्जी सिम कार्ड या म्यूल अकाउंट क्रिएट करके बेचते हैं। उनका रेगुलर काम यही है। इट्स अ वेरी स्ट्रीमलाइन प्रॉफिटेबल बिजनेस। कई बार गांव में कैंप लगाते हैं कि भारत सरकार की सब्सिडी है, प्रधानमंत्री जी की फोटो भी लगा दी, अशोक का चिन्ह भी लगा दिया, और गांव वाले आ गए आधार कार्ड लेके अपना, उनके आधार से 3-3 सिम कार्ड इशू कराए, फिंगरप्रिंट लिया, एक बैंक अकाउंट खुलवाया और कहा जाओ। उनको पता ही नहीं है। अब ये सारा प्रोसेस बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होता, लेकिन हो रहा है। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 22,000 सिम कार्ड, प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड पकड़े गए थे। तो ये तो एक बार पकड़े गए, ये तो रेगुलर चल रहा है मामला। अब आते हैं आप पकड़ेंगे कैसे इसको फिर? ना तो सिम उसका है, ना बैंक अकाउंट उसका है, ना फोन उसका, फोन भी चोरी का है। तो आपके कल के दिन आप पकड़ भी लोगे ना उस बंदे को, तो आप उसको सजा नहीं करा सकते, क्योंकि वो तो बड़े आराम से कहते हैं भाई मैं तो ये हुई नहीं, मेरा क्या लिंक है इससे, मुझे को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप। तो और एक ही चीज जो है जो आपके पास है वो है उसकी लोकेशन, जहां से वो कॉल कर रहा है। वो भी वो इस तरीके हैं स्पूफ करने के, लेकिन चलो उसकी लोकेशन मिल गई कि चलो मेवात से कॉल आ रहा, तो वहां बैठा थोड़ा ना रहेगा, वो तो किसी बाहर खेत में जाके कर रहा है या कहीं बाहर अबंडेंट बिल्डिंग से कर रहा है, और हर दिन अपनी लोकेशन बदल रहा है। आज यहां से करेगा, कल वो बॉर्डर एरियाज पे इसीलिए होते हैं कि हरियाणा चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, यूपी आ जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे और घूमते रहेंगे। हर स्टेट में यूज करके वो सिम कार्ड अबंडन कर देंगे, उसको तोड़ के फेंक देंगे, फिर नया सिम कार्ड। तो ये इतना फुल प्रूफ प्लान बन जाता है। अब आप कहोगे तो फिर तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं, पकड़ा जा सकता है। तो पुलिस कैसे काम करती है कि वो बहुत सारी कंप्लेंट पहले कलेक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर आदमी कंप्लेन करे। जब हमारे पर बहुत सारा डेटा आ जाता है तो हम उसको एनालाइज करके देखते हैं कि ये पैटर्न क्या है, ये बंदा उस समय कहाँ था। तो उनको समझ आता है कि यार इनका एक पैटर्न तो है, ये नॉर्मली या तो यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं या यहाँ से कर रहे हैं। तो यदि उसकी 4-5 प्रॉबेबल लोकेशन भी हमें आइडेंटिफाई होंगे जहाँ से ऑपरेट किए गए, वहाँ हम अपने बंदे प्लान कर देते हैं कि जाओ रेकी करो, ढूंढो किसके यहाँ पैसा आ रहा है, किसके यहाँ बिल्डिंग बन रही है, किसके यहाँ मर्सिडीज आ गई है, किसकी फरारी आ गई, सब पता पड़ जाता। फिर अपना बंदा इस हद तक घुसेगा कि वो डेटा दे देगा कि हाँ लड़के आते हैं, फोन आ रहे हैं, ये आ रहा है, और फिर जाके रेट डाली जाएगी। हमने रेट डाली, पकड़ भी लिया, न्यूज में आता है 25 फोन मिले, 150 सिम कार्ड मिले, अकाउंट मिले, सब मिलता है। उस समय जो पैसा होगा उतना ही मिल पाएगा, उसके पहले तो देश के बाहर निकल चुका है पैसा। सो 99% टाइम ऐसा होता है कि आप पैसे का रिकवरी कर ही नहीं पाते। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड होता है तो उसमें से 1,000 करोड़ रिकवर होता है, 99,000 करोड़ स्वाहा। और खतरनाक बात यह है कि वो पैसा जाएगा कहाँ? वो पैसा जाएगा इलीगल एक्टिविटीज में। क्योंकि देखिए, जब आपके पास आसानी से पैसा मिलता है ना, तो वो ऐसी चीजों में घुसता है। हवाला के थ्रू मूव होगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज में जाएगा, या कुछ ऐसा होगा जो देश को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो एक तो ये कि नुकसान, पहला नुकसान हो गया, और दूसरा है कि अब उस पैसे से भी और नुकसान होने वाला है। सो इट इज मैं कहता हूं डबल जो दुधारी तलवार है। हमें इसको प्राइमरी लेवल पर रोकना है। अब इसका कारण क्या है? जब भी कोई साइबर क्राइम होता है ना, तो वो क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता। इससे पहले एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हमें वहां फोकस करना है। कौन सा? जैसे कि मैं आपसे कॉल करता हूं कि सुशांत जी, ये आपका इंश्योरेंस नंबर है? आप कहेंगे हाँ साहब यही है। ये प्रीमियम आप देते हैं? हाँ साहब यही है। आपका ये पैन कार्ड है? हाँ। ये डेट ऑफ बर्थ है? हाँ। एड्रेस है? हाँ साहब यही है। अरे सर, आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 45 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं करते? यू आर सो रेगुलर प्रॉम्प्ट, अभी इस साल 45 लाख का डिविडेंड मिला है, आप एक काम कीजिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और अभी ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर लैप्स हो जाएगा, फिर आप 1 साल तक क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आपको तो पैसा चाहिए, आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की और उसकी वजह से आपके बाकी पैसे निकल गए। अब आप पुलिस के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी का आपने एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल की थी? गलती आपकी है, बात खत्म। आप क्यों गलती करते हैं? पर कोई इस बारे में बात नहीं करता कि आपने गलती की क्यों, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें बताई गई। ये चीजें या तो आपको पता थी या क्रिमिनल को, इंश्योरेंस कंपनी को पता थी। आपका आधार और बाकी डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रीमियम कितना जाता है, आपका इंश्योरेंस का नंबर क्या है, ये डेटा आपके अलावा सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को पता था। ये क्रिमिनल को कैसे पहुंचा? दैट टू इन सच एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इसका मतलब है इससे पहले डेटा चोरी हुआ है। कैसे? और डेटा चोरी के 10 तरीके हैं। या तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से गया, आप देखो लाइन से, आप गूगल करेंगे तो हर इंश्योरेंस कंपनी हैक हुई है। कौन सी हैक नहीं हुई? आप स्टार लाइफ इंश्योरेंस से लेकर आपके सबकी न्यूज मिल जाएंगे आपको। फिर आप कहते हो कि इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये है कि क्राइम होने लगता है, लुटते हैं लोग।
डोमिनोज पिज़्ज़ा का भी यदि डेटा लीक हुआ तो उसका भी इम्पैक्ट यही होगा। आपको कॉल आ जाता है कि सुशांत जी आपने 25 तारीख को पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था डोमिनोज से। हाँ किया था। इस एड्रेस पर डिलीवर हुआ था। हाँ साहब, सेक्टर 93। उसके बाद इतना बिल था 1684 रुपये कोक और ये था। साहब यही था। अरे सर आपकी तो मॉरिशस की ट्रिप लग गई। अब आप इसलिए उस पर ट्रस्ट किए क्योंकि आपको ये सारी डिटेल दिएगा। अब ये डिटेल किसी और के पास कैसे हो सकते हैं? पर यदि आपको पता है कि डिटेल तो लीक हुआ है तो आप बच गए। तो जो हम करना चाहते हैं कि लोगों को पता पड़ जाए, बस पता पड़ गया तो वही जादू फेल है। जादूगर का जादू तब तक है जब तक कि आपको ये नहीं पता कि ओटीपी जाता कैसे। उसके बाद आप ही हंसोगे उस पर, यार ये क्या तरीका है, मेरे से कॉल मर्ज क्यों करा रहा है भाई, ओटीपी लेना है। आप उसका मजाक उड़ा दोगे। और मैं चाहता हूं कि हर क्रिमिनल का जिस दिन मजाक उड़ने लगेगा ना, उनकी रीढ़ वैसी टूट जाएगी। और हमें सब बाद में जो बताता हूँ यार ये किया, 2 सेकंड बाद लोगों को पता पड़ जाता कि गलती हो गई है। 2 सेकंड बाद क्यों नहीं पता पड़ रहा था? उनका इंटेलेक्ट वही था। क्योंकि मैं आपकी गलती देख सकता हूं, आप मेरी गलती देख सकते हैं। हम अपनी गलती तब तक नहीं देख सकते जब तक मैं अपने आप को साक्षी भाव से नहीं देखता, बाहर से नहीं देखता। इसकी एक और वजह है मुझे जो लगती है, और वो वजह ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है ये हमारे साथ नहीं हो सकता। ये तो है ही। ये सबसे तो बड़ी इतनी बड़ी वजह है कि जब मैं बोल भी रहा हूं ना, तब भी कई सारे लोग अरे ऐसे थोड़े ना होता है। मैं देखता हूं मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, मैं अरे हम तो बहुत स्मार्ट नहीं होगा। तो मैं एक यूएस में एक बैंक का सिक्योरिटी असेसमेंट करने गया, तो उनका सीसो मुझे यही बोला कि सर 75 साल पुराना बैंक है, कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, कुछ नहीं होना है, क्या आप ऑडिट करने आए? तो मैंने सर कोई बात नहीं, यदि कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि यू आर द बेस्ट। 2 दिन कर लेते हैं कुछ। 2 दिन होटल में बैठ के मैंने कुछ नहीं किया, कोई असेसमेंट नहीं किया, कोई स्कैनिंग नहीं की। मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया कि इस बैंक के सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी वेंडर्स कौन कौन से। तो मुझे एक न्यूज़ मिल गई कि बैंक ने रिसेंटली एक लॉ फर्म को एंगेज किया था लीगल सर्विसेज के लिए। मेरा फोकस वो लॉ फर्म हो गया। मैंने लॉ फर्म का ईमेल सर्वर देखा तो वो डीमार्क कंप्लाइंट नहीं था। यदि आपका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है तो मैं आपके ईमेल से ही किसी को ईमेल कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। जैसे हम जीपीएस स्पूफिंग की बात कर रहे थे, ऐसी ईमेल स्पूफिंग होती है, कॉल स्पूफिंग होती है। आप ही के नंबर से किसी को कॉल किया जा सकता है, आप ही का नंबर दिखेगा उसको, और आपकी आवाज़ में भी किया सकता है। तो मैंने लॉ फर्म की ईमेल आईडीज को स्पूफ करके ईमेल भेज दी बैंक के सीएफओ को विद रिक्वेस्ट टू शेयर सम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। उसने भेज दिया। नेक्स्ट डे मैंने दिखा दिया, मैंने कहा देखो आपकी सिक्योरिटी। तो आपकी सिक्योरिटी सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। आप जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एसी वाला आ रहा है, सफाई वाला आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है, हेल्प आ रही है, बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो शायद उतने अवेयर नहीं है, जिनके हिसाब से वो तो चीजें रिस्क तो निकल रहे